हेलो फ्रेंड्स, अरविंद एचडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वैदिक सभ्यता। तो आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और इसको एकदम डिटेल से कवर करेंगे। ये जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर पाएंगे। एकदम शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल नोट्स तैयार किए गए हैं, एकदम लुसेंट का निचोड़ है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम लोग वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड है 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। दूसरा जो टाइम पीरियड है उत्तर वैदिक काल का, वह है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। यानी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इन दो भागों में वैदिक सभ्यता को पढ़ा जाता है। जो वैदिक सभ्यता थी यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता थी वह एक नगरीय सभ्यता थी। जबकि वैदिक सभ्यता कैसी, यह एक ग्रामीण सभ्यता है। आर्यों का जो निवास स्थान था यह था पंजाब और अफगानिस्तान का क्षेत्र। यह आर्यों का मुख्य निवास था, जबकि मैक्स मुलर के द्वारा यह बताया गया है कि आर्यों का जो मुख्य निवास था वह मध्य एशिया को माना गया है। इसके द्वारा, मैक्स मुलर के द्वारा। वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता थी। जो वैदिक सभ्यता थी यह आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता थी। आर्यों की जो प्रशासन आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी वो कैसी थी? जो प्रशासनिक इकाई थी वह थी आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में। पहले कुल, कुल के बाद में ग्राम, ग्राम के बाद में विश्व, उसके बाद में जन, फिर राष्ट्र। यानी ये बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल, जिसे परिवार कहते थे। उसके बाद में ग्राम यानी गांव जो होता था। उसके बाद में विश्व, जन, और उसके बाद में फिर राष्ट्र होता था। इस हिसाब से इनकी है आरोही क्रम में आर्यों की प्रशासनिक इकाई है। वैदिक सभ्यता में कुछ प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे जिनके माध्यम से शासन चलाया जाता था। तो ये प्रमुख थे पुरोहित और सेनानी। ये दो अधिकारी होते थे, प्रमुख अधिकारी होते थे उस समय के। जिसमें पुरप नाम का जो अधिकारी होता था यह दुर्गपद होता था, यानी जो दुर्ग का पूरा पति होता था वो कौन सा होता था? पुरप नामक अधिकारी होता था। और जो वशिष्ठ और विश्वामित्र थे, वशिष्ठ कौन थे? तो ये रूढ़वादी थे, और जबकि विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आप लोग ये ध्यान करके रखिए कि यूपीएसआई और यूपीपी की वैकेंसी आ चुकी है। इसका नोटिफिकेशन अप्रैल के लास्ट तक आ जाएगा। इस पर कौन होता था? तो यह होता था जनता के गतिविधियों का अधिकारी होता था, जिसे गुप्तचर कहते थे। और वाजपद जो होता था यह गोचर भूमि का अधिकारी होता था, यानी जो गायों के चरने के लिए भूमि होती थी उसका अधिकारी होता था, उसे कहा जाता था वाजपद। यह गोचर भूमि का अधिकारी होता था। और एक उग्र नामक अधिकारी होता था, यह अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। इसका काम होता था अपराधियों को पकड़ना। जो अपराध करते हैं लोग, उनको पकड़ने का काम किसका होता था? उग्र नामक अधिकारी का। इस पर कौन होता था? तो यह गुप्तचर होता था, यानी जनता की गतिविधियों का अधिकारी। पुरोहित और सेनानी प्रमुख अधिकारी होते थे। पूरक नामक जो अधिकारी होता था वो दुर्गपद होता था। और वाजपद नामक अधिकारी गोचर भूमि का अधिकारी होता था। भागदूह नामक जो अधिकारी होता था यह राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी होता था। जो राजस्व कर एकत्र किया जाता था और भागदूह नामक अधिकारी के द्वारा किया जाता था। ये नोट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहां से हम इसे डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद में देखते हैं राजा को सलाह देने के लिए कुछ संस्था बनाई जाती थी। तो वो संस्था होती थी दो, एक होती थी सभा, दूसरी होती थी समिति। जो सभा होती थी या श्रेष्ठ लोगों की संस्था होती थी, इसमें उच्च लोग होते थे, उच्च वर्ग के जो लोग होते थे अधिकारी वर्ग के, वो किसमें रहते थे? श्रेष्ठ लोग होते थे, ये सभा में रहते थे। और जो समिति होती थी या आम जनता या सामान्य जनता के द्वारा जो इसमें चुने गए अधिकारी लोग होते थे वो किसमें रखे जाते? सामान्य। जो सामान्य जनता होती थी वो किसमें रहती थी? वो समिति के द्वारा चुने जाते थे। तो सभा और समिति का जो मुख्य कार्य होता था यह राजा को सलाह देने का कार्य होता था। इनका जो अध्यक्ष होता था इन सभा का और समिति का, उसे क्या कहा जाता था? उसे ईशान कहा जाता था। इसका जो अध्यक्ष होता था सभा और समिति का, उसे ईशान कहा जाता था। स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बहुत ही अच्छी थी उस समय। स्त्रियां अपने पति के साथ में सभा और समिति में भाग ले सकती थी। स्त्रियों की जो स्थिति थी बहुत ही अच्छी थी उस समय। स्त्रियां जो थी वो सभा और समिति में भाग ले सकती थी। आर्यों आर्यों का जो समाज था वो पितृ सत्तात्मक था, यानी
जो परिवार का मुखिया होता था वो पिता होता था, जिसकी सबसे छोटी इकाई होती थी परिवार, जिसे कुल भी कहा जाता था। परिवार को कुल भी कहा जाता था। परिवार का मुखिया पिता होता था, यानी जो पितृसत्तात्मक समाज होता था उसमें जो परिवार का मुखिया होता था वो पिता होता था, जिसे कुलप भी कहा जाता था। यानी पिता को क्या कहा जाता था? पिता को कुलप भी कहा जाता था। तो आप याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो वैदिक सभ्यता में परिवार का मुखिया होता था, जिसे पिता कहते थे। पिता को भी क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ और कार्यों में भाग ले सकती थी। यानी स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी उस समय की, जो अपने पति के साथ में यज्ञ कार्यों में भी भाग ले सकती थी। जो जीवन भर अविवाहित महिलाएं रहती थी उनको क्या कहा जाता था? उन्हें अमाजु कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। और जो जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ते थे, जो वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। जो जीविकोपार्जन के लिए मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए वेद वेदांगों का पढ़ते थे, उन अध्यापकों को उपाध्याय कहा जाता था। पेय पदार्थ होता था, तो आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ होता था वह होता था सोमरस, जो विशेष अवसर पर पिया जाता था। जैसे कोई विशेष पार्टी होती थी इनकी, जैसे उसी समय इनको ये लोग पीते थे, जो एक खास प्रकार की वनस्पतियों द्वारा बनाया जाता था। प्रिय पशु उनका होता था, तो प्रिय पशु जो उनका था वो घोड़ा था। आर्यों का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था। और जबकि प्रिय देवता की अगर बात करें तो उनके सबसे प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों के द्वारा मनोरंजन के साधन जो थे तो वो थे संगीत, रथ दौड़ और घुड़दौड़। ये आर्यों के प्रमुख मनोरंजन के साधन थे। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय की अगर बात करें तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वह था पशुपालन। और कृषि कैसा था? कृषि गौण कार्य था। जबकि मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, दूसरा कौन था? कृषि गौण कार्य था। आर्यों के द्वारा 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग किया जाता था। आर्य जो थे वो 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे: वास, अधिवास और ऊसड़ी। वास शरीर को ढकने के लिए होता था, और वास के ऊपर पहनने वाला जो वस्त्र होता था उसे अधिवास कहते थे, इससे गमछा और वगैरह। ऊसड़ी जो होता था यह गर्म यानी ऊनी वस्त्र होता था, जो ठंडक आदि से बचाने का कार्य करता था। जबकि अंदर पहने जाने वाले कपड़ों को क्या कहते थे? उन्हें नीवी कहा जाता था। आर्यों द्वारा खोजी गई जो धातु थी वो थी लोहा, जिसे कहा जाता था श्याम अयस। तो लोहा को क्या कहा गया है? श्याम अयस कहा गया है आर्यों के द्वारा। आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु थी, आर्यों के द्वारा जो खोजी गई धातु थी वह थी लोहा, जिसे श्याम अयस कहते थे। दूर तक व्यापार करने वाले व्यक्ति जो होते थे, यानी जो दूर तक व्यापार करने के लिए जाते थे उन्हें पड़ी कहा जाता था। तो दूर तक व्यापार करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? जो दूर तक व्यापार करने वाले व्यक्ति होते थे उन्हें क्या कहते थे? उन्हें पड़ी कहते थे। लेन देन जो होता था वह वस्त्र विनिमय प्रणाली द्वारा होता था। यानी लेन देन की जो वस्त्र विनिमय प्रणाली थी उस समय प्रचलित थी। इसका मतलब यह होता था अगर आप दूध देंगे तो उसके बदले में चावल आप उससे ले सकते, गेहूं ले सकते, तो यह होती थी वस्त्र विनिमय प्रणाली। इसी पे लेन देन उस समय का आधारित था। उस समय रुपये का मतलब नहीं था जितना, लेन देन जो होता था वो एक दूसरे से आदान प्रदान होता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण जो था वह व्यवसाय की बजाय जन्म पर आधारित हो गया था, यानी जन्म पर निर्धारित हो गया था। अगर आप जिस कुल में जन्म लेंगे उसी कुल के आप माने जाएंगे। पहले क्या था? कर्म के अनुसार, यानी जिस हिसाब से आप काम करते थे उस हिसाब से उस वर्ण में रखा जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? आप जन्म के आधार पे वर्ण में चुने जाएंगे। जिस कुल में आप जन्म लेंगे उसी कुल में आप माने जाएंगे। उत्तर वैदिक काल में हल को कहा जाता था सिरा, जबकि हल से जो बनी नालियां होती थी उनको चीता कहा जाता था। की जाती थी जो नालियां बनती थी उन्हें क्या कहते थे? तो उन्हें चीता कहते थे। जो राष्ट्रीय आदर्श है सत्यमेव जयते, यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे एक गलत टाइप हो गया, इसे आप इग्नोर करिए। महाकाव्य जो थे इनकी संख्या 2 होती थी। पहला कौन था? महाभारत है, दूसरा रामायण है।
महाभारत का जो पुराना नाम है वह है